श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, पिछले हफ्ते मैंने राहुल जी की पुस्तक तुम्हारी छय को ऑडियो बनाकर अपने YouTube चैनल डीपी पांडे सांकृत्य पर अपलोड किया, जिसको सुनने के बाद श्रोताओं ने हमसे मांग की कि राहुल जी की पुस्तक 22वीं सदी को भी तैयार किया जाए। मैंने उनकी इस मांग को देखते हुए मेरी भी इच्छा यह हुई कि राहुल जी की पुस्तक 22वीं सदी को भी अपलोड किया जाए, ताकि लोग राहुल जी के विचारों से अवगत हों और जानें कि इस पुस्तक में क्या है। तो मित्रों, इससे पहले मैं राहुल जी से कुछ परिचय करा दूं जो नए मित्र हैं। इससे पहले मित्रों, अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में और भी राहुल जी की कृतियां और उनसे जुड़े साहित्य आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम अमर विभूतियों में गिना जाता है। राहुल जी का समूचा जीवन घुमक्कड़ी का था। राहुल जी भिन्न भिन्न भाषा, साहित्य एवं प्राचीन संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अन्य भाषाओं का राहुल जी ने अनवरत अध्ययन किया। उनकी घुमक्कड़ी जीवन के मूल में अध्ययन की प्रवृत्ति ही सर्वोपरि रही। राहुल जी प्रतिभा संपन्न विचारक थे। उन्होंने धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, राजनीति, जीवनी, प्राचीन तालपोथियों का संपादन आदि विविध क्षेत्रों में कार्य किया। राहुल जी की पुस्तक, जिसका आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, 22वीं सदी, यह उनकी श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। इस पुस्तक में राहुल जी ने एक परिकल्पना की है कि उनके अनुसार पुस्तक लिखे जाने के 200 वर्ष बाद, अर्थात 22वीं सदी तक संपूर्ण वर्तमान व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होकर धर्मरहित समाज की स्थापना होगी। विज्ञान की उन्नति अपने चरम सीमा पर होगी। जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, अशिक्षा आदि की वर्तमान समस्या नहीं रहेगी। फूलों, फलों, अन्यों की खेती सहज, सुलभ और अधिक उत्पादन देने वाली होगी। तो राहुल जी की इस पुस्तक में क्या है, चलिए इसको सुनते हैं। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। 22वीं सदी में कुल 16 अध्याय हैं। इसका पहला अध्याय है लंबी नींद का अंत। तो चलिए सुनते हैं लंबी नींद का अंत। ओह, इतना परिवर्तन! यहाँ इतने मोटे मोटे वृक्ष पहले कहाँ थे? यह बड़ी चट्टान भी तो यहाँ नहीं थी। तब यह आई कहाँ से? हाँ, इस शिखर से टूटकर आई मालूम पड़ती है, लेकिन इस ऊंची चट्टान के बीच में आ जाने से यह बागमती में नहीं गिर सकी। पर वहां से आई कैसे? राह में बड़े बड़े वृक्ष जो हैं, तो ज्ञात होता है ये वृक्ष पीछे उगे हैं और ये आकृति से 100 वर्ष पुराने मालूम होते हैं। तो क्या मुझे आए इतने दिन हो गए? ओहो, हाँ, मुझे स्मरण हो रहा है। मैं फरवरी 1924 में यहाँ आया था। यदि तब से 100 वर्ष बीते तो अब 2024 होना चाहिए। ओह, अब यहाँ से उतरना भी मुश्किल है। बागमती हाथों नीचे चली गई हैं। यहाँ वह किनारे वाली चट्टान भी नहीं है। जिस खुड्डी से चढ़कर मैं यहाँ आया था, वह भी पानी के बहने से नाली सी हो गई है। किंतु हाँ, पर्वतराज या यौवन तो और भी बढ़ गया है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली
उगाई है। और झरना, अरे यह तो एक छोटा सा प्रताप ही हो गया। वाह वाह, इधर तो और भी कई झरने आसपास दिखाई देते हैं, पर बागमती का कल कल तो वही है। दो एक चट्टानों के हटने और कुछ नीचे चले जाने के अतिरिक्त इसमें और कोई हेर फेर नहीं हुआ है। किंतु पहले का वह किनारे वाला वृक्ष नहीं दिख पड़ता। सचमुच मेरे परिचित एक भी वृक्ष यहाँ नहीं है। जब यहाँ इतना परिवर्तन है तो बस्तियों में न जाने क्या हुआ होगा। बड़ा कौतूहल हो रहा है। देखना चाहिए मानव संसार ने क्या क्या रूप बदले हैं। रास्ता भीम फेरी होकर गया था, वहां कुछ लोग जरूर होंगे, उनसे भी कुछ पता लगेगा। यह विचारते हुए मैंने अपनी चीर सहयोगिनी गुफा से विदा ली। 35-36 हाथ ऊपर की अपनी गुफा से नीचे आने में मुझे बड़ी कठिनाई मालूम हुई। मेरे कपड़े का पता नहीं, वह कब सड़ गल गया। आदमियों में जाना है, बदन ढांकने के लिए वस्त्र तो नितांत आवश्यक है। यह विचार कर मैं झट एक वृक्ष से बड़े बड़े पत्ते तोड़ जंगली बेल से कमर में बांध लिए। नीचे आने पर नदी के किनारे किनारे चलना ही मुझे उचित मालूम हुआ, क्योंकि मुझे संदेह होने लगा कि नजदीक वाला मार्ग साफ है या नहीं। गंगा किनारे आते ही मेरी इच्छा पहले स्नान करने की हुई। सूर्य की धूप यद्यपि सामने पड़ रही थी, दिन भी 2-3 घंटे चढ़ आया था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी पहाड़ी सर्दी पड़ रही थी। तो मैंने खूब स्नान किया। नहा धो चुकने पर सामने कुछ परिचित फल लगे दिखाई पड़े। मैंने उन्हें तोड़कर खूब मतलब भर खाया। इस तरह पेट पूजा से निश्चिंत हो कदम आगे बढ़ाया। जब मैं पहले यहाँ आया था तभी 60-61 वर्ष का हो चुका था। बाल बहुत से पक गए थे, लेकिन अब तो ये सर्वथा सन जैसे श्वेत हो गए थे। चीरकाल तक चिराहार रहने से शरीर सूख गया था, किंतु उत्साह और फुर्ती अब भी कम नहीं थी। चलते चलते 4-5 घंटे हो गए। प्रायः 6-7 कोस चल पाया होगा कि ऊपर से तार जाते दिखाई पड़े। धूप में चमकने से मालूम पड़ा कि तार तांबे के हैं। तांबे के तार तब यहाँ दिखाई न पड़े थे, इसलिए यह नया परिवर्तन मालूम हुआ। मैंने अनुमान किया शायद इधर कहीं बिजली पैदा की जाती है, जो इन तारों के द्वारा और जगहों पर जाती होगी। अब आगे आस-पास पर्वतों पर दोनों तरफ अनार, नारंगी और केले के बाग दिखाई पड़ने लगे। कोसों तक चल आया, पर अभी कोई आदमी दिखाई न पड़ा। मुझे बगीचों में होकर रास्ता जाता मालूम पड़ा। विचार आया उससे चलने पर क्या जाने जल्दी कोई आदमी मिल जाए। मैंने अब नदी तट छोड़ ऊपर का रास्ता पकड़ा और नारंगी के वृक्षों की छाया में चलना आरंभ किया। देखा फल खूब लगे हैं, और वह भी साधारण नहीं, बहुत बड़े बड़े। फिर सौंदर्य का क्या कहना है। मन में सोचा अगर आगे कोई रखवाला मिले तो पूछूं। मैं जितना ही आगे बढ़ता जाता था, मेरी उत्सुकता और बढ़ती जाती थी। अब नारंगी के बगीचे समाप्त हो चले, सेबों के शुरू हुए। यह बात नेपाल के लिए मुझे नहीं मालूम पड़ी। सेब बहुत बड़े बड़े लदे हुए थे और बाग की पर्वत की ऊंचाई के साथ साथ
ऊपर चोटी तक चले गए थे। जगह जगह बरसाती पानी के नीचे गिरने के लिए नालियां और नल लगे हुए थे। मोटे मोटे नलों से पानी सब जगह पहुंचाया गया था। कहीं कहीं पीने के भी नल दिखाई पड़ते थे। रास्ते से कुछ हटकर एक आध छोटे छोटे टिन के मकान खड़े मालूम देते थे, पर मैंने रास्ता छोड़कर वहां जाना न चाहा। सोचा अभी आगे चले चले कहीं न कहीं रास्ते पर ही कोई मिल जाएगा। पूरे 4 कोस चलने के बाद आखिर आदमियों की आवाज सुनाई दी। ज्यों-ज्यों नजदीक आता जाता था, आवाज स्पष्ट होती जाती थी। जब पास आया तो देखा उनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। उनके वस्त्र बहुत ही स्वच्छ हैं, चेहरे खिले हुए हैं। मन में विचारा, क्या ये नेपाल राज परिवार के स्त्री पुरुष तो नहीं है? तो शायद मनोरंजन के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन ऐसी बात मालूम नहीं पड़ती। ये तो डालियों से तोड़ तोड़कर फलों को जमीन पर रखते जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं फलों को सामने लिए जा रहे हैं। मालूम होता है वहां से ढेर लगाते होंगे। इसके अलावा राज खानदान की 20 गजी पायजामा भी इस स्त्रियों के पास नहीं है। यद्यपि इनका रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक गठन, स्वच्छता, व्यवहार उनसे कहीं ऊंचे दर्जे का है, किंतु फर्क भी अवश्य है। ये सब की पैंट पहने हैं, उनके हाथ पैर मोजे और दस्तानों से ढके हैं, पैरों में जूते भी हैं। उसमें अवश्य कोई रहस्य है। अच्छा, इनसे मिलकर ही पता लगेगा। और अब तो बिल्कुल पास ही आ गया हूँ। काम में लगे रहने के कारण उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन वह देखो, वहां एक ने मुझे देखकर अपने साथियों से कुछ कहा। सब के सब क्या मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। क्या मैं कोई जंतु हूं? कोई मेरे पत्तों के कपड़ों की ओर देख रहा था तो कोई दाढ़ी की ओर। अच्छा, वह एक आदमी इधर आ रहा है, उसी से सब बातें मालूम होंगी। हालांकि आने वाला व्यक्ति सीधे ही आ रहा था। मेरी उत्सुकता मुझे अधीर बना रही थी।